Bismillahirrahmanirrahim. My respected student of SSCT, Assalamu alaikum. We are welcome you to virtual classes session 2021. As we are discussing about currently about management, student management में the chapter number 3 is in progress still, and इसमें जो है फर्स्ट चीज़ हम पढ़ चुके डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स इस चैप्टर का नाम था। और अगर आपको याद हो तो इसका जो फर्स्ट हिस्सा था जिसको हमने मैनेजमेंट चेन का नाम दिया है, उसमें से उस लिंक को हमने नंबर 1 का नाम दिया था, जो कि हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया, और उसको हमने नाम दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जनाब आज उससे आगे हमें क्या देखना है, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसको रिव्यू कर दूँ ताकि आपके जहन में थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। सो स्टिल वी आर इन चैप्टर नंबर 3. आई एम सेइंग अगेन दैट वन. Now we are in second link of management chain, which is called human relation management. थोड़ा सा मैं इसका रिव्यू देना चाहूँगा। इस चैप्टर में बताया ये गया है कि किस तरह से जदीद दौर के मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर मैनेजमेंट जो है मुख्तलिफ अदवार से गुजरी और किस तरह से स्कूल ऑफ थॉट जो है वो सामने आते चले गए। तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स और एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स के चैप्टर में मैनेजमेंट की एक चेन को डिस्कस किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रगर, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि इस मैनेजमेंट चेन के 3 बड़े हिस्से हैं, जिसका पहला हिस्सा कहलाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, और दूसरा है ह्यूमन रिलेशन, और थर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो फर्स्ट लिंक ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने अर्ज किया आपके सामने, दैट वाज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो बेसिक थॉट थी, बेसिक जो उसका थीम था, वो ये था कि हर सूरत में हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और इसके लिए हमें न्यू साइंटिफिक मैथडोलॉजीज़ को क्या करना है, अडॉप्ट करना है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपनी प्रोग्रेस को इन्हेंस कर सकें। तो बाय स्टूडेंट, इसके अंदर जो बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं तारीख में, उसमें चार्ल्स बेबेज हैं, डॉक्टर सुबर्ग हैं, इसके अलावा हमें जो है मुख्तलिफ नामों में सबसे बड़ा नाम नज़र आता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साहब का। ठीक है, और जिनको इंतहाई गिराकर खिदमात की वजह से उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी खिताब दिया गया। तो बट स्टूडेंट, उस पूरी थीम में सिर्फ जो बात हमें अलग से नज़र आती है, स्पेसिफाई हो जाती है, वो है टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एट एनी कॉस्ट। तो उसमें फोकस किया गया है कि पैदावार को किस तरह से इन्हेंस करना है, और इसीलिए उसको प्रोडक्शन ओरिएंटेड थ्योरी का भी नाम दिया गया। और इसमें बहुत बड़ा किरदार चार्ल्स बेबेज का भी था, ठीक है, जिनको इसका बानी भी करार दिया गया। लेकिन जो डेवलपमेंट्स, जो स्किल्स और जो लाइंस फॉरवर्ड की आपके सामने टेलर ने, वो शायद कोई और ना कर सका, इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट को उनसे रिलेट कर दिया जाता है। और उनका कहना ये था कि हर कीमत पर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना है, उसके लिए हमें न्यू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैथडोलॉजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, हमें वर्कर को उसके बेहतरीन मफाद में और इदारे के बेहतरीन मफाद में ट्रेनिंग देनी चाहिए। और इसी तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इट्स जस्ट अ मेंटल रेवोल्यूशन। ये एक जहनी इनकलाब है, और एक ऐसा इनकलाब है जिसके तहत वर्कर अपनी वर्किंग को पहचाने, अपने कोऑर्डिनेटर्स को जाने, अपने साथ काम करने वाले को वर्कर्स को पहचाने, और इदारे की जिम्मेदारियों को बतरीके एहसन निभाने की कोशिश करे, ताकि इदारा तरक्की की राह पे गामजन हो सके। और बेहतर कोऑर्डिनेशन के ज़रिए इदारे की मैनेजमेंट और इदारे के मुलाजमीन अपने इदारे की तरक्की के ज़ामिन हुआ करते हैं। अब आगे हम चलते हैं हमारे स्टूडेंट। सेकेंड लिंक ऑफ मैनेजमेंट चेन जो है, ये बेसिकली ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड अप्रोच कहलाती है, या HR मैनेजमेंट कहलाती है। तो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट इज ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड अप्रोच, और इसमें बेसिकली पैदावार को जो है सेकंड रखा जाता है, जबकि फौकियत दी जाती है इंसानी किरदार को, कि इंसान ज़्यादा अहम है। द ह्यूमन मशीन्स आर वेरी प्रीशियस दैन द नॉन ह्यूमन मशीन्स। जो रेगुलर हमारे पास मशीनें हैं वो यकीनन पैदावारियत में इजाफे का बाइस होती हैं, लेकिन
اگر انسانی کردار کو آپ اس میں سے نیگیٹو کر دیں گے، مائنس کر دیں گے، تو وہ مشینیں بھی بے سود اور بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ تو اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا جو نام ملتا ہے ہمیں چند ناموں میں، وہ رابرٹ اوون کا ہے، جن کو اپنی بہترین خدمات کی بنیاد پر فادر آف پرسنل مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پرسنل مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہیومن ریلیشن مینجمنٹ، جس کے تحت کوئی ادارہ ورکر کو ہائر کرتا ہے، اس کی پروفیشنسی کو دیکھتا ہے، اس کے تمام چیزوں کو آبزرو کر کے اس کی سیلری بھی طے کرتا ہے، اور اس کے مومنٹم کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اس کے ڈسپلن کو دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم اسے کیا دے سکتے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ سارے کام ایچ آر کے ہوتے ہیں، یا اسے پرسنالٹی کہا جاتا ہے، اور اس میں رابرٹ اوون کو بہت بڑا جو ہے ایک بہترین کردار کے نام سے جانا اور سمجھا گیا، جن کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا، اور بہت جلد انہوں نے اپنی ٹیکسٹائل مل کو جو ہے ایک انتہائی پروفیٹیبل لیول پر لے گئے، اور اچھے پروفٹ سے ان کو انہوں نے تبدیل کیا۔ اور اس میں وہ سب سے زیادہ جو چیز کرتے نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیومن اینگل پر انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی میں ایک نام ملتا ہے ڈاکٹر ہیوگو منسٹر برگ، جو کہ سائیکالوجسٹ تھے، اور آپ نے انڈسٹریل جو لیبر ہے اس کی سائیکی کو بہت زیادہ آبزرو بھی کیا، اور اسی حوالے سے کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، اور آپ کی اسٹڈی بہت زیادہ تھی، اسی لیے آپ کو آپ کی گراں قدر خدمات کی بنیاد پہ آپ کہلاتے ہیں فادر آف انڈسٹریل سائیکالوجی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، ایک بڑا نام ہمیں ملتا ہے ڈاکٹر ایلٹن مایو کا، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک استاد بھی تھے، ڈاکٹر آف سائیکالوجی تھے، ماہر نفسیات تھے، اور ہیومن کی اسٹڈی میں انہوں نے انوائرمنٹ کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دی، اور اسی لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ پروڈکشن از نتھنگ بٹ دا ریزلٹ آف ہیومن بیہیویئر اینڈ اٹس ایگزسٹنگ انوائرمنٹ ایز ویل۔ اور ایلٹن مایو جو ہے ان کے کریڈٹ پر بہت سارے کام ہیں، بہت بڑا کردار ہے ان کا، بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان کو، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اکنامک آپ کے مینیجریل ڈیولپمنٹ کے اندر، اسی لیے آپ فادر آف ہیومن ریلیشن کہلاتے ہیں۔ تھوڑا سا تعارف آگے بڑھ کے بتاتا چلوں ڈاکٹر چیسٹر آئیبرنارڈ کا، جو کہ سسٹم تھیوری کے بانی قرار پاتے ہیں۔ یہ بھی مینجمنٹ ہیومن ریلیشن کے حوالے سے بڑی اہم ہے کہ ادارہ جو ہے کس طرح سسٹمیٹیکلی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، ادارے کے ملازمین کس طرح کام کریں گے، ادارے کی انتظامیہ کیسے کام کرے گی، دونوں مل کر کیسے چلیں گے، اور ایک دوسرے کو کس طرح سے موٹیویٹ کر کے انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ سسٹم تھیوری کے بانی قرار پاتے ہیں، اور ہمیں جو اس چین میں سب سے اہم چیز دیکھنی ہے وہ دیکھنا ہے ہیومن ریلیشن کے اس اینگل کو جو کہ ایلٹن مایو نے متعارف کروایا، اور ان کی اس اسٹڈی کو آتھرون اسٹڈیز کا نام دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں آتھرون اسٹڈیز یا آتھرون پلانٹ کے افیکٹس وغیرہ کیا ہیں۔ ہاتھرون افیکٹس کیا ہیں میں آپ کو بریف کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک ریسرچ بیس اسٹڈی تھی وچ واز کنڈکٹیڈ بائی ڈاکٹر ایلٹن مایو۔ مائی اسٹوڈنٹ، ایلٹن مایو وہ شخصیت تھے جنہوں نے انسانی کردار کو، انسانی پروڈکٹیوٹی کو انوائرمنٹ کے ساتھ اٹیچ کیا۔ یعنی اگر کسی بھی ادارے نے کام کرنا ہے تو اس ادارے کے انوائرمنٹ کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے ہیومن ایفیشنسی پر جو افیکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسانوں کو اچھا ماحول مل رہا ہے، بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں اور تھوڑی بہت نیگیٹو ہیں انوائرمنٹ کے اندر، تو بھی انسان اس کو اپنے لیے بہتر کام کرنے کے لیے تیار کر سکتا ہے، بشرطے کہ انوائرمنٹ بہت ہیلپ فل ہو، فیوریبل کنڈیشنز پائی جاتی ہیں۔ تو میں تھوڑا سا ہسٹوریکلی اس کو تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا۔ ہمارے اسٹوڈنٹ، یہ کوئی 1923 کی بات ہے، اور اس زمانے میں شکاگو امریکہ کا ایک جو ریاست ہے اور شہر ہے، اس میں ایک ادارہ تھا جس کا نام تھا ویسٹرن الیکٹرک کمپنی۔ اس ادارے کا کام جو تھا وہ بجلی کی پروڈکشن تھا، الیکٹریسٹی کی پروڈکشن تھا، لہٰذا انہیں کچھ مسائل درپیش تھے۔ ان کا ایک پلانٹ تھا جس کا نام تھا ہاتھرون، جو کہ ورکنگ کیپیسٹی سے نیچے جا رہا تھا۔ اب اس صورتحال میں دے ور ویری ورڈ اباؤٹ دا لیس پروڈکٹیوٹی، کہ اس پلانٹ کی پروڈکٹیوٹی تھی وہ بہت کم ہوتی چلی جا رہی تھی، ایون وہ تمام انپٹس بہتر لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے ایک ادارے سے کولابوریٹ کیا جو کنسلٹنٹ فرم تھی،
जिसे तारीख में नेशनल रिसर्च काउंसिल के नाम से जाना गया। उनके कोलैबोरेशन से उन्होंने इसको बेहतर करने के लिए वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का साथ दिया, और ये कोलैबोरेशन इनका 1923 से लेकर 1927 तक कंटिन्यू रहा। बट एट लास्ट वो आउटकम्स, वो रिजल्ट्स जो इदारा चाहता था, वो उसको हासिल करने में नाकाम रहता है। मज़ीद आगे चलते हैं। अब ये 1927 का वक्त आ जाता है। अब जब नाकामी से दो चार हुए या वो फ्रूटफुल रिजल्ट हासिल ना कर सके जो वो चाह रहे थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी वाले, तो दे वर रिक्वेस्टेड एंड कॉल्ड मिस्टर डॉक्टर एल्टन मेयो, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे और वहाँ पर साइकोलॉजी जो है वो देखा करते थे, और उनकी स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, एक नामवर शख्सियत थे। तो बहरहाल किसी तरह से एल्टन मायो साहब यहाँ पहुँचते हैं, और फिर 1927 से 1932 तक ये एक ब्रॉड बेस स्टडी आगे बढ़ती है और एक रिसर्च शुरू हो जाती है कि आया वो कौन से अवामिल है जिनकी वजह से पैदावार इन्हेंस होनी चाहिए, या वो कौन से माहौलियाती या एनवायरमेंटल डिफेक्ट्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए, और जिनको दूर किया जाए तो बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, डॉक्टर एल्टन मायो ने यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च और सर्वे करनी शुरू की है। उसमें पर्सनल इंटरव्यू थे वर्कर हजरात के, उनकी वर्किंग कंडीशंस का उन्होंने जायज़ा लिया जिन हालात में वो काम कर रहे हैं, लाइट फैक्टर को देखा, कलर फैक्टर को ऑब्जर्व किया, सफोकेशन के एलिमेंट को भी चेक किया कि किस तरह से वर्कर काम कर रहा है, और उसमें प्रॉपर गैप कब मिलता है वो गैप बढ़ा कर देखा गया, फिर उसे कम करके भी देखा गया। रिले रूम के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको देखा गया, जिसमें तारों का बड़ा किरदार होता है प्रोडक्टिविटी के लिहाज से। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी उन्होंने लिया, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में से बतौर सैम्पल फ़ीमेल्स को मंतखब किया, मेल्स को लिया, और उन पर जो है अपनी रिसर्च आगे बढ़ाने की कोशिश की। जैसे जैसे उनके वो ख़यालात सुना करते थे वैसे ही आगे बढ़ा करते थे। वो देखना ये चाहते थे कि किस तरह से किसी इदारे का जो माहौल, जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है, वो कितना अफेक्ट कर रहा है वर्कर की प्रोफिशेंसी को। तो यकीनन ये चीज़ें बड़ी काउंट हुआ करती हैं। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह आप क्लास में बैठते हैं और अगर लाइट फैक्टर बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, या पंखों के चिरचिराने की आवाज़ आ रही होगी, दरवाज़ा बार बार खुलता है, या कमरे में बहुत सफोकेशन है, तो डेफिनेटली आपका स्टडी प्रोसेस को जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। टीचर पढ़ा नहीं सकता और स्टूडेंट पढ़ नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह से किसी इदारे की प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, मुतासिर होती है जब वहाँ काम करने वाले उन नेगेटिव एनवायरमेंटल इश्यूज़ को हैंडल नहीं कर पाते। तो देखना ये होता है कि प्रोडक्शन कम क्यों हो रही है। तो यहाँ तक कि एल्टन मायो ने उनकी वेजेस या रेम्यूनरेशन को भी ऑब्जर्व किया, बहुत बढ़ाकर भी देखा, नॉर्मल भी किया। तो हर दफ़ा के रिजल्ट्स वो अपने पास रिकॉर्ड करते थे और फिर उस पर अपने कमेंट दिया करते थे। तो मैंने यहीं पर इसको जो है फाइनलाइज करते हुए आप तक ये चीज़ पहुँचाने की कोशिश की है। मेन स्टेटमेंट देखा जाए तो वर्किंग कंडीशन एंड प्रोडक्टिविटी बोथ आर directly affected by the existing environment of workplace। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, अगर हम पर्पस की बात करें तो वो ज़रा देख लीजिएगा। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द ऑथरॉन स्टडीज वाज टू एग्जामिन हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क environment such as lighting, the timing of breaks and the length of the work days had on वर्कर प्रोडक्टिविटी। तो मकसद जो है ऑथरॉन मुतालात का, यानी मुताले का, ऑथरॉन स्टडीज़ का, वो यही है कि एग्जामिन करना, मुआयना करना, जांच करना उन तमाम मुख्तलिफ पहलुओं की जो कि इन्वायरमेंट में शामिल हैं और जिनका बराह रास्त वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे असर ज़ाहिर होता है, सच एज लाइटिंग, टाइमिंग ऑफ द ब्रेक्स एंड द लेंथ ऑफ वर्क डेज, कि जो आपने काम करना है उस दिन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसकी लेंथ कितनी है, आया वो 8 घंटे का जॉब है या 12 घंटे है, कुछ भी है, तो उसके रिजल्ट्स हमें क्या मिल रहे हैं। अब देखिएगा, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो बिलाशुबा अगर इसको हम एक तरतीब बनाएं तो ये हाथरॉन प्लांट पर रिसर्च हुई, और उन तमाम रिसर्च या तमाम स्टडीज़ को हमने हाथरॉन स्टडीज़ का नाम दिया, और उससे जो आउटकम्स हम तक पहुँचते हैं उन्हें हमने
हॉथरॉन स्टडीज़ की जगह हॉथरॉन इफेक्ट्स का नाम था, ठीक है। तो यही आपका एक मौजू होता है, बाज़ वक़्त प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है और बाज़ वक़्त इस पर शॉर्ट नोट भी आपसे पूछा जा सकता है। एनीवे ये एक अहम तरीन टॉपिक है बिकॉज इट इज़ अ सेकेंड लिंक इन मैनेजमेंट चेन। तो रिजल्ट्स में देखिएगा, द रिजल्ट्स ऑफ द हॉथरॉन स्टडीज एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट motivates individual in the workplace. They indicate that in addition to the personal economic needs emphasized in the classical era, so important role in influencing work related attitude and behaviors. लिहाजा लोग जब काम कर रहे होते हैं तो वो अपनी उन ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हैं कि उनकी इकोनॉमिक नीड्स क्या हैं और जदीद दौर में उन्हें पूरा करने के वसाइल क्या हो सकते हैं और किस तरह एक इदारा इन तमाम डिफरेंट एस्पेक्ट को जो मैंने ऊपर हाईलाइट किए प्लस उनकी वेजेस वगैरह को मॉडिफाई करके उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करवाया जा सकता है। तो बिलाशुबा हॉथरॉन इफेक्ट्स जो थे उन्होंने ये साबित किया कि अगर माहौल पॉजिटिव है, माहौल के अंदर मुख्तलिफ पाए जाने वाले जो फैक्टर या एलिमेंट हैं वो पॉजिटिव हैं, तो यकीनन इदारे की और वर्कर की प्रोफिशेंसी में क्या कितना इजाफा होगा ये इस चीज़ को अप्लाई करने के बाद देखा जा सकता है। इंशाअल्लाह थर्ड लिंक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आप समझ चुके होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। SSIT के लिए तरक्की की दुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। And Allah Hafiz, take care, stay blessed, my dear student. Allah Hafiz.